नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहला है एम्फेसाइज। कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन एम्फेसाइज इज ऑन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कि कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, कैसे पर यूनिट हम कॉस्ट को निकालें, उसके ऊपर फोकस रहता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में द मेन एम्फेसाइज इज ऑन डिसीजन मेकिंग, कि हमें किस प्रकार से निर्णय लेना है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, कि डिसीजन लेने के लिए हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिले और किस तरह का डिसीजन हमें लेना है उसके ऊपर फोकस रहता है। दूसरा है डेरिवेशन ऑफ डाटा। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डाटा है वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ड्राइव किया जाता है। भाई फाइनेंशियल में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, वहाँ से कॉस्ट से रिलेटेड जो डाटा होता है हम उसको ड्राइव करते हैं, वहाँ से उसको लेते हैं और उसको फर्दर एनालाइज करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट का डाटा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों से ही लिया जाता है, उसमें से डाटा लेकर हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। थर्ड है स्टेटस। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बाद आता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, उसके बेस पे उसकी कितनी लागत आई, क्या हुआ, वो निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टेटस है, उसके बाद आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटेंट से हायर है ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्तर, उसका रोल, क्योंकि वो डायरेक्टली डिसीज़न कि मैनेजमेंट कैसे डिसीज़न लेती है उससे जुड़ा हुआ है, उस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल एज़ कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटेंट ज़्यादा अहमियत रखता है बिजनेस में। फिर है टूल्स एंड टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल एज द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए इसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसके अतिरिक्त कॉस्ट अकाउंटेंट जो टूल अप्लाई करता है उसके अलावा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एटसेट्रा का भी यूज़ करता है। फिर है इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प के बिना भी बिजनेस में स्थापित किया जा सकता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को स्थापित करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का होना ज़रूरी है, उसके बगैर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकेगा, उसको हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से नहीं इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। फिर है प्लानिंग एस्पेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग, और जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में उसकी भूमिका शॉर्ट टर्म में भी है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी है। फिर है स्कोप। कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में ना तो टैक्स के बारे में होता है, ना उसकी प्लानिंग के बारे में होता है, ना उसकी अकाउंटिंग के बारे में होता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टैक्स प्लानिंग को भी इंक्लूड किया जाता है और टैक्स की अकाउंटिंग को भी इंक्लूड किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है कॉस्ट अकाउंटिंग का करंट एज वेल एज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, एक जॉब की क्या होगी, एक प्रोसेस की क्या होगी, एक डिपार्टमेंट की क्या होगी, उसको फाइंड आउट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट बिजनेस की प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, उसके बेस पर वो डिसीजन ले सके। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला है टू असरटेन द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाते हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है जो हमारी कॉस्ट है उत्पादन करने की, वस्तु को प्रोड्यूस करने की, उसकी लागत को निकालना, टोटल एज वेल एज
पर यूनिट कॉस्ट को निकालना, या कोई हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस की लागत कितनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट की लागत कितनी है, उस जॉब की पर्टिकुलर की लागत कितनी है, उसकी हम कॉस्ट को निकालने का काम इसमें करते हैं। दूसरा है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज़ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय कंट्रोलिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस। वेस्टेज को वो कंट्रोल करके, लेबर को कंट्रोल करके, मटेरियल हैंडलिंग को प्रॉपरली करके, कि कैसे हम हमारी वेस्टेज को कम करें ताकि हमारी लागत ना बढ़े। कॉस्ट कंट्रोल हेल्प इन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, उसके ऊपर काम करता है। बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आर द मेन टूल्स अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट के द्वारा ये टूल अप्लाई किए जाते हैं। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच ओनली इन द नॉट इन द नॉर्मल कंडीशन बट आल्सो अंडर द वेरियस स्ट्रेस मार्केट कंडीशन। कि भाई मार्केट में अलग अलग सिचुएशन रहती है, कभी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, कभी पीक पे है, कभी डाउन पे है, कभी प्रेशर है, कभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, कभी लेबर का क्राइसिस है, कभी अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट बढ़ गई है। तो कैसे किस समय में वो अपनी प्राइस का डिसाइड करे कि क्या प्राइस उसको कस्टमर से लेना है, उसके लिए उसको लागत होगी, तो लागत निकालने में ये हेल्प करता है। और सेलिंग लागत निकाल के हम कितना प्रॉफिट उससे लें ताकि पूरा ईयर जब हमारा स्लो डाउन हो या हमारा पीक पे हो तो कैसे हम उसको मैनेज करें और कैसे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखें, तो उस में सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। सेलिंग फिर है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मीन कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ए डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को कैसे हम निकाल सकते हैं, एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर विभाग है हमारा, उसके कैसे हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, एक हम कोई काम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उस जॉब से हमें क्या फ़ायदा हुआ, या हम अलग अलग प्रोसेस, तो किस प्रोसेस में हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हमारी कितनी लागत आ रही है, वो निकालने में भी हमारी हेल्प करता है, ताकि हम डिसीज़न ले सकें कि फ्यूचर में किस लेवल पर हमें काम करना है, किस प्रोडक्ट को बंद करना है, किसको चालू रखना है, किस डिवीज़न को, किस सेक्शन को हमारे प्रॉफिटेबल है, नहीं प्रॉफिटेबल है, उसके बेस पे वो डिसीज़न लिए जा सकते हैं। फिर है प्रोवाइड ए बेसिक फॉर सेटिंग द बिजनेस पॉलिसीज़। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प टू प्रोवाइड एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि कॉस्ट की हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सूचना है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट को हेल्प करती है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, वो बिज़नेस की पॉलिसीज़ को बना सके, उनको फॉलो कर सके। कॉस्ट अकाउंट हेल्प इन द वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसा बताया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। न्यू प्रोडक्ट है, उसको बनाने का मेथड क्या हो, कैसे हम नई मार्केट को एक्सप्लोर करें, हाउ टू यूज़ द आइडियल कैपेसिटी ऑफ द रिमेनिंग एनी। अगर हमारी कोई कैपेसिटी, हम फुल कैपेसिटी पर हमारा प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो रिमेनिंग कैपेसिटी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। डिसाइड द सेल मिक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि कैसे जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे हम मैक्सिमम का वर्क ले सकें, मैक्सिमम उनसे हम प्रॉफिट गेन कर सकें, वो कैसे हम करें। किसी प्रोडक्ट को बनाना है या किसी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीद कर फर्दर उस पर प्रोसेस करनी है, तो उसके डिसीजन में भी ये हमारी हेल्प करता है। फॉरेन मार्केट में हमें किस रेट पर हम सेल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपने जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा है डंपिंग एंड एंटी डंपिंग, तो हम फॉरेन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को हमारी होम मार्केट से चीप रेट पर भी सेल कर देते हैं। अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं तो फुल कैपेसिटी पे वर्क करने के लिए हमें कई बार हमारे प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट उसमें सेम रहती है, केवल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो हम उसे लो प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। इस प्रकार का डिसीजन लेने के लिए
फिर है इंटर फर्म कंपैरिजन, एक फर्म का दूसरी फर्म से हमें कंपैरिजन करना है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितनी लागत आ रही है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और इंडस्ट्री में कैसा है, तो उसके लिए भी फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। वो कंपैरिजन करने में हमें वही कंपैरिजन करके हमें एक निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। कंट्रोल ऑफ वेस्टेज, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वेस्टेज इन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कि मटेरियल की कहाँ हमारा वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे हमारा लेबर अननेसेसरी यूज़ हो रहा है या कोई अदर एक्सपेंसेस है, वो हमारे कैसे हैं, कैसे हम उसको मिनिमाइज करके उसमें हमारी हेल्प करता है। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर द रेगुलर रिपोर्ट रिगार्डिंग द मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस एंड टू कम्युनिकेट दोज रिपोर्ट टू द अफेक्टिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू मेक द अफेक्टिव डिसीजन। मैनेजमेंट इफेक्टिव डिसीजन ले इसके उसके लिए जिस स्तर पर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, मटेरियल की, लेबर की, अदर एक्सपेंसेस की, वो बताने का काम, उसकी रिपोर्ट देने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, एक ऐसा इंटरनल ऑडिट सिस्टम डेवलप किया जाता है जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा दे और हमारी वेस्टेज को रोक दे, ताकि एक काम का दूसरे काम से हम कंपैरिजन कर सकें और वेस्टेज हमारी ना जाए, उसमें हमारी हेल्प करता है। फिर आता है क्या क्या एडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट को है, दैट इज़ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज़ को है, सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, राष्ट्र को क्या फ़ायदा है, एक नेशन को क्या फ़ायदा है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एडवांटेज टू द मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए फ्रूटफुल है, दैट इज़ प्रॉफिटेबल है, कौन सी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, किसको हमें कैरी ऑन करना चाहिए, किसको हमें शट डाउन कर देना चाहिए, किसको हमें बंद कर देना चाहिए, उसको डिसीज़न लेने के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है। हमें किसी वस्तु का प्राइस कोट करना है, टेंडर प्राइस कोट करना है, किसी जॉब का प्राइस कोट करना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कोट करना है, तो उसकी हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने में हमारी हेल्प करता है, ताकि मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर उसके अनुसार डिसीजन ले सके कि हमें क्या टेंडर प्राइस भरना है या किस प्राइस पर हमें कोटेशन देनी है। हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं कि उसकी डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है, वो हम कैसे उसको बेटर करें, कैसे हम उसको सुधारें, उसमें हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट accounts when are maintained systematically, then they may help inter comparison। हम जैसे पहले भी पढ़ रहे थे कि हम इंट्रा कंपैरिजन कर सकते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दूसरी क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, दूसरे की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कि सेलिंग प्राइस है क्या है, उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करके हम डिसीजन ले सकते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में, कॉस्ट कंट्रोल हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय हैविंग प्रॉपर अकाउंट्स रिलेटेड टू द मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, कि वो मटेरियल का है, लेबर का है, अदर एक्सपेंसेस का है, प्रॉपर रिकॉर्ड रख के कि कितने हो रहे हैं, उनको रेक्टिफाई करने में, उनको कम करने में उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रख के वो हम मैनेजमेंट की हेल्प करता है। हेल्प्स इन चेकिंग द मटेरियल कॉस्ट, देयर आर वेरियस टेक्निक ऑफ चेकिंग the wastage of material at the time of purchase, storing and the use of material by the various production department। अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन में जो यूज़ हो रहा है, जब हम उसको ख़रीद के लेके आ रहे हैं, जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो अलग अलग समय पर उसकी वेस्टेज हो जाती है। उस वेस्टेज को हम कैसे कम करें, उसमें हमारी हेल्प करता है। जैसे ABC टेक्निक है,
VED वेट स्टॉकिंग टेक्निक है, परसेप्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, जो आगे आप पढ़ेंगे भी। तो इन टेक्निक का यूज़ करके कैसे हमें मटेरियल को हैंडल करना है उसमें भी हेल्प करता है। ये लगातार एफर्ट करता है कॉस्ट अकाउंट कि कैसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकें, कैसे हमारी ऑपरेशन कॉस्ट को हम कम कर सकें, उसमें ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है। फिर है एडवांटेज टू एम्प्लॉइज़। सबसे पहले है बेटर वेजेस। वेरियस टेक्निक आर अप्लाइड टू पे द वेजेस टू द एम्प्लॉय। वर्कर्स को, एम्प्लॉइज़ को पे करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती हैं। इंडिविजुअल बोनस प्लान है, ग्रुप बोनस प्लान है, तो ऐसा प्लान भी है कि हायर एफिशिएंसी वाले को ज़्यादा मिले। whatever more profit to the organization through control on wastage of material, labor, other expenses mean better wages for the employees। तो ये हमारी कॉस्ट को और वेस्टेज को कंट्रोल करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, और वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से फिर कैसे वेजेस को बढ़ाया जाए, कैसे बेहतर वेजेस सिस्टम बनाया जाए, उसको बनाने में एम्प्लॉइज़ के लिए हेल्प करता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, कि कौन सा वर्कर हमारा एफिशिएंट है, कौन सा एफिशिएंट नहीं है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, कौन सा अप टू स्टैंडर्ड काम कर रहा है, कौन सा बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है, कौन सा अप टू द मार्क है या अबव द स्टैंडर्ड है, वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ताकि एक कम्पिटिटिव और बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। वो एम्प्लॉइज़ के लिए बेनिफिट है, वो उनका पर्सनल अचीवमेंट भी होगा, वो पर्सनल डेवलप भी अपनी स्किल्स को कर सकते हैं। फिर है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनको बेटर वेजेस मिलेगी, बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेटर उनका वर्किंग होगी, पॉजिटिव उनका कंपटीशन होगा, तो वो उनका अल्टीमेटली हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इंक्रीज़ होगा और वो भी उनका अच्छा होगा, तो वो अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सकेंगे, उसको सुधारने में भी उनकी हेल्प करता है। सोशल रिकॉग्निशन ऑफ वर्कर हु आर पेड हायर वेजेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो social recognition of worker, the worker who are paid higher wages, they have the better living standard, कि वो बेहतर तरीके से रहेंगे, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, गुड वर्किंग कंडीशन उनको मिलेंगी, तो दैट विल रिकॉग्नाइज इन द सोसाइटी, समाज में भी उनको अपनी एक पहचान मिलेगी। टेक द केस ऑफ एम्प्लॉई इवन वर्किंग एट द लोअर लेवल इन द इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी। अगर कोई एम्प्लॉई है, चाहे वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है इन्फोसिस में, लेकिन उसकी अपनी एक पहचान होगी। लो लेबर टर्नओवर, ए सेटिस्फाइड वर्कर डज नॉट वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड है तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, वो जल्दी से वहाँ से जाना नहीं चाहेगा। लोअर लेबर टर्न ओवर होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉइज़ दोनों के लिए बेनिफिशरी है, क्योंकि जितना वर्कर पुराना होता जाएगा उसका उतना एक्सपोजर भी होगा, उतना उसका एक्सपीरियंस भी होगा और वो बेहतर काम कर सकेगा। एलिमिनेशन ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट एंड डिस्प्यूट। सेटिस्फाइड वर्कर आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंडगल इन द स्ट्राइक, ना तो वो स्ट्राइक में होंगे, अपने आप को शामिल करेंगे, ना किसी डिस्प्यूट में करेंगे मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और सेटिस्फाइड है, उनकी बात को सुना जा रहा है, उनको प्रॉपर असिस्टेंस मिल रहा है, तो वो कभी भी फिर स्ट्राइक, लॉकआउट या किसी भी डिस्प्यूट का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेंगे, जो एम्प्लॉइज़ के लिए भी बेनिफिशरी है। मोर बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉइज़। व्हेन द वर्कर आर एफिशिएंट, तो वो एफिशिएंट होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, उनकी जॉब एम्प्लॉयर डज नॉट वांट टू लूज़, एम्प्लॉयर भी नहीं चाहता कि उनका काम ख़त्म किया जाए, उनको काम से निकाला जाए, उनको काम पे रखने का उसका भी प्रयास रहता है, क्योंकि लंबे समय से रिलेशन बने रहते हैं, वो बेहतर काम कर रहे थे। दे
कैन बार्गिन फॉर द जस्टिफाइड डिमांड, जो उनकी जस्टिफाइड डिमांड है, सुटेबल डिमांड है, न्यायप्रिय उनकी जो मांग है, उसको वो मानने में एम्प्लॉयर पर दबाव बना सकते हैं और एम्प्लॉयर वो मान भी जाता है। जैसे फोर्ड का एग्जांपल दिया जाता है, फोर्ड ने कहा है आई डोंट प्रोड्यूस कार्स इन माई फैक्ट्री, मैं मेरी गाड़ियाँ, जो फोर्ड कंपनी है उनके मालिक ने कहा है, मैं गाड़ियाँ मेरी फैक्ट्री में नहीं बनाता, रादर बेटर पीपल आर प्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मेरे यहाँ पे बेहतर पीपल, बेहतर लोगों का निर्माण किया जाता है, जो गाड़ियाँ बनाते हैं, बेहतर सोसाइटी का काम किया जाता है। फिर है एडवांटेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी इज़ द बेनिफिट to the large extent by the application of cost accounting system in the factory through the better quality product are made available to the consumer at the lowest price possible price। अब समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अगर वो फॉलो कर रहा है तो फैक्ट्री में वो कोस्ट को रिड्यूस करने का काम करेगा, कोस्ट को रिड्यूस करने का काम करेगा और क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा। उससे कंज्यूमर को सस्ती कीमत पर बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाएगा, जो एक अच्छे समाज के लिए बेनिफिशरी है, प्रत्येक सोसाइटी के लिए बेनिफिशरी है। वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। हैप्पी वर्कर होंगे तो सोसाइटी में उनका भी रहता है। समाज किससे बनता है? वर्कर से, कंज्यूमर से, एम्प्लॉइज से, सभी से मिलके बनता है। अगर हैप्पी वर्कर होंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी भी हैप्पी होगी, सोसाइटी, समाज का भी भला होगा, समाज भी बेहतर बनेगा, बेटर वेजेस मिलेंगी, उनके अच्छे रिलेशन होंगे, तो वो समाज के लिए बेहतर है। मोर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिटर को आसानी से पैसा मिलेगा, बैंकर को, इन्वेस्टर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सभी को फ़ायदा होगा। तो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा तो सोसाइटी को भी इसका फ़ायदा मिलता है। फिर है नेशन, एक राष्ट्र को क्या फ़ायदा है? एन ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग बेटर प्रॉफिट कैन प्लॉग बैक एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द आउटसाइड एजेंसी फॉर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी पर, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो फिर अपनी ज़रूरत को खुद पूरा कर पाएगा। तो ये एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में, एक राष्ट्र की इकोनॉमी के निर्माण में, उसकी तरक्की में हेल्पफुल होता है। वो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करेगा, इकोनॉमी को पावरफुल बनाएगा, वेस्टेज को कंट्रोल करेगा, तो हमारे राष्ट्र के जो संसाधन हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे, वो भी बेनिफिशरी है इकोनॉमी के लिए, राष्ट्र के लिए, कंट्री के लिए। सेटिस्फाइड वर्कर है, वो अच्छा जीवन जी रहा है, खुशी जीवन अपना जी रहा है, तो वो अच्छे राष्ट्र के निर्माण में हेल्प करता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस कैन हेल्प इंक्रीज द एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज नेशन का बढ़ जाएगा और प्रोवाइडिंग द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेशन। बाय द स्टडी ऑफ द कॉस्ट डाटा ऑफ ए प्रोडक्ट और एन इंडस्ट्री, द नेशनल गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड अबाउट इट्स एक्साइज पॉलिसी, कि उसकी एक्साइज पॉलिसी क्या हो, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या हो, सब्सिडी की पॉलिसी क्या हो, उसको डिसाइड कर सकते हैं। ऑल दिस पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट इन प्रिपेयरिंग द नेशनल प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो ये सभी फ़ायदे राष्ट्र को भी मिलते हैं, समाज को भी मिलते हैं, एम्प्लॉइज़ को भी मिलते हैं, एम्प्लॉयर को भी मिलते हैं।